Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. Today we will read part 2 of the chapter 2, The Sound of Music, from the book Beehive. The title of this part 2 is The Shehnai of Bismillah Khan. Shehnai is a musical instrument, and Bismillah Khan, here you can see the person Bismillah Khan. He was known as Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro. Maestro is someone who is skilled at something. So he is called the Shehnai maestro. And in this chapter we are going to read about Ustad Bismillah Khan. That how did he achieve this title? How did he achieve the place which is not easy to be achieved by anyone who belongs to such provincial region? Let's read about Ustad Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. The writer takes us to the times of Emperor Aurangzeb. जब एम्परर औरंगज़ेब का शासन था उस समय में राइटर हमें लेके जाते हैं। वही कहते हैं कि राजा एम्परर औरंगज़ेब ने बैन कर दिया था। बैन का मतलब होता है कम्प्लीटली स्टॉप्ड, प्रोहिबिटेड। ही हैड बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने से उसने कम्प्लीटली बैन कर दिया था, विच वॉज कॉल्ड पुंगी, कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसको रॉयल रेजिडेंस में नहीं प्ले किया जाएगा, बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट वॉइस। श्रिल मीन्स वेरी शार्प, अनप्लेजेंट विच डज नॉट सूद आवर ईयर्स। तो पुंगी को बैन कर दिया गया था रॉयल रेजिडेंस में प्ले करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शार्प अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। रीडेड क्या है और जेनरिक नेम क्या है? द मीनिंग्स आर गिवन at the right hand side. Let's see. Generic name means a name given to a class or group as a whole. तो किसी भी क्लास को या ग्रुप को एज अ होल जब हम कोई नाम दे देते हैं तो वो उसका जेनरिक नेम बन जाता है। रीडेड नॉइस मेकर्स में रीडेड क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो भी हवा से प्ले किए जाने वाले, जैसे जो पुंगी है ये माउथ से हवा ब्लो करके इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है। तो ऐसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि पुंगी जो है ये एक जेनरिक नेम बन गया था रीडेड नॉइस मेकर्स के लिए। मतलब जितने भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी थे जो बहुत नॉइस वाली साउंड प्रोड्यूस करते थे, उन सबको एक जेनरिक नेम दिया गया एज अ ग्रुप, एज अ होल, उन सबको एक जेनरिक नेम दिया गया पुंगी। ठीक है। Few had thought that it would one day be revived. Few का मतलब होता है negligible। देखिए ग्रामर साथ में रन करती है इंग्लिश के, पर हम साथ में नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ग्रामर पार्ट कई बार वीक रह जाता है। मेरे ग्रामर्स लेसन ऑल टुगेदर मैं अपलोड कर रही हूँ, आप उनको भी विज़िट करते रहिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, 3 थिंग्स आर देयर। जहाँ पे फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, यानी जब हम किसी ऐसी नंबर की बात करें जो मीन्स नेग्लिजिबल है, जिसका इतना वैल्यू नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं कि फ्यू यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ राइटर कहता है कि फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। तो पुंगी के बैन हो जाने के बाद में नेग्लिजिबल लोगों ने, यानी लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये इंस्ट्रूमेंट कभी भी रिवाइव होगा या वापस से ये एग्जिस्ट करेगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब जैसे कि पहले बताया कि टोनल क्वालिटी कैसी थी पुंगी की, इट प्रोड्यूस्ड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। तो एक बार्बर, एक्चुअली ये बार्बर यहाँ पे शहनाई माइस्ट्रो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे।
जिनका रॉयल पैलेस में भी एक्सेस था, मीन्स ही ऑफन विजिटेड द रॉयल पैलेस, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ही वुड इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. उन्होंने एक पाइप चूज़ किया जो कि एक नेचुरल होलो स्टेम था. होलो मीन्स अंदर से, इनसाइड से वो पूरी तरह से खोखला था. तो ऐसा स्टेम उन्होंने चूज़ किया दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और ये पुंगी के कंपैरिजन में लॉन्गर भी था और ब्रॉडर भी था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. जैसे आपने फ्लूट के ऊपर होल्स देखे हैं, ऐसे उन्होंने 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप उन्होंने मेक किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तो जब उन्होंने इसको प्ले किया, किस तरीके से? बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स को क्लोज करते हुए, कुछ को ओपन छोड़ते हुए, तो एक सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड जो है वहाँ से प्रोड्यूस हुई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. नाउ दिस इज टोल्ड दैट फिर उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, रॉयल्टी मीन्स द पीपल ऑफ द रॉयल चैम्बर्स, उनके सामने प्ले किया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसी जिस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना बैन कर दिया गया था, उसी को जब इन्होंने रीफॉर्म करके प्ले किया तो सबने बहुत प्रेज़ किया. एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. लेकिन क्योंकि आपने देखा कि ये जो हॉलो स्टेम उन्होंने लिया था, इट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, है ना, 7 होल्स उन्होंने इस पे बनाए. सो ये पुंगी से एक तरह से टोटली डिफरेंट था. सो इसलिए इसको एक नया नाम दिया जाना था. एज द स्टोरी गोज़, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई. अब देखिए शहनाई, इसको हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में. पहला पार्ट है शह और दूसरा है नाई. तो शह कौन है? ये शाह, जो उस टाइम जो राजा थे उनको शाह बोला जाता था. तो शाह के चैम्बर में क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था, एंड इट वॉज प्लेड बाय अ नाई, बार्बर को हिंदी में नाई बोला जाता है. तो क्योंकि इसको एक नाई ने प्ले किया था, तो ये पुरानी कहानी है, यानी ऐसी एक स्टोरी मानी जाती है कि इसका जो नाम शहनाई पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये शाह के चैम्बर में एक नाई के द्वारा पहली बार प्ले किया गया था. क्लियर? द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब ये क्योंकि इतनी मेलोडियस और सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी कि बहुत सूदिंग लगती थी मन को, है ना. जैसे कोई म्यूज़िक होता है, जैसे टेम्पल्स में जो म्यूज़िक बजता है वो कितना सूदिंग लगता है, मन करता है उसको सुनते ही जाएं और एक शांति मिलती है मन को. तो ऐसे ही इसको सुनने से इसको कंसीडर किया जाने लगा ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का मतलब होता है प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून. इट इज़ गिवन हियर एट द राइट हैंड कॉर्नर. तो ऐसा लगता था कि इस म्यूज़िक को सुनने से कुछ अच्छा होगा. तो ऐसा ऑस्पिशियस इसको बिलीव किया जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ an indispensable component for any North Indian wedding. Wedding is auspicious occasion है. टेम्पल्स में क्योंकि हम वर्शिप करते हैं, एक प्लेस है जो बहुत ऑस्पिशियस वैल्यूज़ रखता है, तो इसलिए indispensable का मतलब होता है without which a piece of work cannot be done, मतलब unavoidable. तो ये एक unavoidable component बन गया किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का, और आज तक इसको प्ले किया जाता है टेम्पल्स में. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अब देखिए इसका जो स्पेलिंग है वो ensemble दिख रहा है, but it is pronounced as ensemble. Ensemble का मीनिंग क्या होता है? Group. Things which are considered as a group. So, Naubat means the traditional ensemble of 9 instruments. ठीक है? 9 इंस्ट्रूमेंट्स का जो ग्रुप था, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का जो ग्रुप था, उसको बोला जाता था नौबत. तो शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ द नौबत. फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स में इसको प्ले किया जाता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. टिल रिसेंटली मतलब अभी तक इसको केवल टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही प्ले किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो टेम्पल्स और वेडिंग्स जैसे ऑस्पिशियस ओकेज़न से बढ़कर क्लासिकल स्टेज पे पुंगी नहीं, शहनाई है ये, शहनाई को लेकर आने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को.
As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. अब राइटर हमें लेके जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की अपब्रिंगिंग पे, उनकी चाइल्डहुड फेज में। तो वो बताते हैं कि जब वो 5 साल के थे वो गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ, पॉन्ड के पास में और एक ओल्ड स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार में डुमराव में वो खेलते थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the भोजपुरी चायता। भोजपुरी सॉन्ग जिसको चायता बोला जाता था वो पास के बिहारजी टेम्पल में जाके रेगुलरली जाके वहाँ पे सिंग करते थे इस भोजपुरी चायता को। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। ऑन से मतलब है गेट। और इस सॉन्ग के एंड हो जाने के बाद में उनको एक बहुत बड़ा लड्डू जिसका वेट होता था 1.25 kg वो उनको एज अ रिवॉर्ड मिलता था, एज अ प्राइज़ मिलता था गिवन बाय द लोकल महाराजा। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। अब देखिए उनकी जर्नी देखिए, 1.25 kg के बिग लड्डू से उन्होंने अपना जर्निंग स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचे वो, ही earned the highest civilian award in India, the भारत रत्न। ये 80 years लॉन्ग उनका जर्नी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में देखिए, born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21st March 1916 का उनका बर्थ है and he belonged to a well-known family of musicians from Bihar। His grandfather Rasool Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court। उनको ये टाइटल दिया गया था, उनके जो ग्रैंडफादर हैं रसूल बख्श खान को, शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। पैटर्नल एंसेस्टर्स मतलब एंसेस्टर्स ऑफ फादर। तो उनके जो फादर हैं पैगंबर बख्श, अभी उन्होंने पहले ग्रैंडफादर के बारे में बताया, अब वो फादर पैगंबर बख्श के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि दूसरे जो उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो सभी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। उसने एज अ यंग बॉय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने म्यूज़िक में बहुत जल्दी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। वंस, एक बार, एट द एज ऑफ 3 जब वो अपनी मदर के साथ में अपने मैटरनल अंकल के घर में गए थे, मैटरनल अंकल बोला जाता है मामा को, ठीक है, तो अपने जब मामा के वो घर गए थे बनारस में, जिसे कि अब वाराणसी कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खान फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल। फैसिनेटेड मीन्स गॉट चार्म्ड बाय, जब आप किसी चीज़ से बहुत आकर्षित हो जाते हो, गॉट अट्रैक्टेड बाय। वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, वो देखते थे अपने अंकल्स को प्रैक्टिस करते हुए शहनाई, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। बहुत जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने accompanying मतलब उनके साथ जाना शुरू कर दिया, अली बख्श जो उनके मामा थे उनके साथ, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। देखिए अभी जो CBSE का जो करंट पैटर्न चल रहा है, जो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पीस ऑफ एक एक्सट्रैक्ट मिलता है आपको चैप्टर में से और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होते हैं या 3 क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 1 और 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 लाइनर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये चैप्टर के जिस पॉइंट पे टेम्पल्स का नाम आ रहा है या फिर कुछ भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ऐसे आ रहे हैं जहाँ से उनकी लाइफ में एक टर्न आया, आपको उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि MCQs वहाँ से बहुत इजीली बन सकते हैं और कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पल्स के नाम आए हैं अभी तक जो भी, आपको उनको अच्छे से रिव्यू करना है और लर्न करना है। सो ही स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। जहाँ पे बख्श जो थे वो एम्प्लॉयड थे, शहनाई प्ले करते थे। Ali Baksh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। कैप्टिवेटेड अगेन मीन्स चार्म्ड, ठीक है। आप किसी चीज़ के जब किसी चीज़ के चार्म में आप पूरी तरह से पकड़े जाते हो, यू फील कैप्टिवेटेड, कि आप उसमें
खो गए हो, आप अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, देन दिस टर्म इज़ यूज। तो फॉर आवर्स ऑन एंड मतलब फॉर एंडलेस आवर्स, मतलब जब तक वो प्रैक्टिस करते थे उतनी देर तक वो बड़े चार्म्ड होके, कैप्टिवेटेड होके उनको देखते रहते थे, उनको सुनते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, जल्दी उन्होंने लेसन्स लेना शुरू कर दिया, इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कैसे किया जाए वो सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन वो भी प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब ये देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूँ, अप्रेंटाइज का मीनिंग होता है ट्रेनी, जो अंडर ट्रेनिंग है, ठीक है। और हॉन्ट्स का मतलब होता है जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हो, जहाँ पे आप अक्सर विज़िट करते हो, फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं, जहाँ आप उस प्लेस, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए वो मैंने आपको जो बात बताई थी कि एमसीक्यू के लिए आपको रेडी रहना है। तो गंगा घाट से, द बैंक्स ऑफ गंगा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आप इस पूरे पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से मेमोराइज करेंगे। फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, तो बैंक्स ऑफ द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, ये वो जगहें थी जहाँ पे ये जो ट्रेनी जो है ये फ्रिक्वेंटली विज़िट करते थे और वहाँ पे बैठ के, सॉलिट्यूड मीन्स आइसोलेशन में, एकांत में बैठ के अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ्लोइंग वाटर्स था, गंगा का जो बहता हुआ पानी था, वो इंस्पायर करता था उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए और इन्वेंट रागास। देखिए पानी जब बहता है तो एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है उसके बहने की आवाज़ में भी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो फ्लो ऑफ वाटर था उसको सुनते हुए, वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हुए, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट इज़ अ ग्रेट थिंग कि उन्होंने बहुत सारे रागास को इन्वेंट किया जो कि अर्लियर माना जाता था कि दे आर नॉट, नो वन वॉज एबल टू गो टू दिस एक्सटेंट, कोई भी इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया था। तो उन्होंने ही वेंट बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, तो उन्होंने शहनाई के लिए उन्होंने रागास को इन्वेंट किया। एट द एज ऑफ 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." अब यहाँ बताया गया है कि जब वो 14 ईयर्स के थे, बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनका जब सॉन्ग हो गया, जब उनका परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद में उस्ताद फैज़ खान जो है उन्होंने उनको यंग बॉय की बैक पे पैटिंग किया, थपथपाया, एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि आप हार्ड वर्क करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। नाउ इट इज़ सेड कि जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में ओपन हुआ तो बिस्मिल्लाह के लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक था। He soon became an often heard Shanghai player on radio. रेडियो पे अक्सर उनकी परफॉर्मेंस आती थी। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। This is a great achievement कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया तो उन्होंने, he was the first person to play शहनाई, to greet his nation with शहनाई. He was the first Indian. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru. He poured his heart out into Rag Kafi. Rag Kafi उन्होंने गाया पूरे अपने इमोशंस के साथ में रेड फोर्ट से, और ऑडियंस को उन्होंने गा के सुनाया, और उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, who later gave his famous Trials with Destiny speech. ये उस ओकेजन पे जो स्पीच दिया था नेहरू जी ने, उसका टाइटल है ट्रायल्स विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। नाउ इट इज़ सेड कि इंडिया और अब्रॉड में उनकी बहुत सी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू
Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Now it is told कि बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान. उनका जो पहला ट्रिप था अब्रॉड में वो था अफ़गानिस्तान. आप इसको याद रखें MCQ फॉर्मेट में. वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन. टेकन इन का मतलब होता है अट्रैक्टेड, चार्म्ड, इम्प्रेस्ड बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम. वो इतना इम्प्रेस्ड हुए, इतना चार्म्ड हुए उनकी परफॉर्मेंस से कि उन्होंने उनको प्राइसलेस, मतलब बहुत कीमती, बेशकीमती पर्शियन कार्पेट्स और अदर सोवेनियर्स. सोवेनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट. तो बहुत सारे उन्होंने मेमोरेबल थिंग्स उनको दी और पर्शियन कार्पेट्स दिए. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. ही वॉज नॉट द वन. खाली बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से इम्प्रेस होने वालों में किंग ऑफ अफगानिस्तान का नाम नहीं है. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. Now it is told कि बिस्मिल्लाह खान की एक फेस्टिवल में परफॉर्मेंस से फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का टाइटल रख दिया गूंज उठी शहनाई. The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना हाय टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster. चार्ट बस्टर का मतलब होता है टू ब्रेक रिकॉर्ड. तो गूंज उठी शहनाई फिल्म जो है ये टाइटल दिया विजय भट्ट ने, और ये फिल्म एक हिट थी. और एक सॉन्ग जो है कंपोजिशंस में, उन्हीं की कंपोजिशंस में से एक कंपोजिशन जो था, एक सॉन्ग था दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. वो इतना हिट हुआ कि उसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2. अब ये बताया जा रहा है कि डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, कि इट्स ह्यूज सक्सेस के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का इस सेलुलॉइड वर्ल्ड में, सेलुलॉइड वर्ड का मतलब होता है, ओल्ड फैशन वे है ये फिल्म वर्ड को रेफ़र करने का. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि फिल्म सिटी में, द वर्ल्ड ऑफ मूवीज़, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के दो जो कंपोजिशंस हैं, दो वेंचर्स, वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट्स, तो 2 वेंचर्स आर देयर ओनली. विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनादी अपन्ना. आपको ये टाइटल्स अच्छे से याद रखने हैं कि उनके 2 वेंचर्स जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं या सेलुलॉइड वर्ल्ड में हैं वो कौन से हैं. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. आप ये वजह बता रहे हैं कि क्यों उनका प्रोजेक्ट सिर्फ दो प्रोजेक्ट्स ही उनके रहे फिल्म इंडस्ट्री में. आप बताते हैं कि कांट कम टू टर्म्स मीन्स वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर. जो आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर जो है फिल्म वर्ड का, उसके साथ वो सिंक नहीं कर पाए. ही सेज विद एम्फेसिस, वो अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट. थिक एंड फास्ट का मतलब होता है रैपिडली एंड ग्रेट इन नंबर. मीन्स उनको जो अवार्ड्स मिले और जो उनको रिकग्निशन मिला, उनका जो रेपुटेशन डेवलप हुआ, वो बहुत ही थिक और फास्ट, मतलब बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिला. उसके बाद में बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. So he became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Film Art Festival and in the Osaka Trade Fair. ये सारी जो जगह हैं जहाँ जहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है. इट मे बी आस्क्ड. देखिए यहाँ पे जो CANNES वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रोनंसिएशन के टाइम में S साइलेंट रहता है और C को आप K साउंड से प्रोनाउंस करते हैं. तो आप इसे रीड करेंगे
cans. Can, not cans. It is can. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. कहाँ कहाँ उन्होंने performance दी? It is told here. So well known did he become internationally, कि वो internationally इतना well known हो गए that an auditorium in Tehran was named after him. उनके नाम पे एक auditorium तेहरान में बना, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. You have to remember the name of this auditorium and the place. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred का means होता है given. Fine. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. Now it may be asked that when did he receive the Bharat Ratna? So you have to remember the year. It was in 2001. He was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest. Coveted का मतलब होता है much desired. तो अपने सीने से उस award को लगाते हुए and his eyes glinting with rare happiness. उनकी eyes जो हैं वो उस rare happiness क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि सबको तो नहीं मिलता भारत रत्न, बहुत efforts के बाद में किसी को मिलता है. So it was the rare happiness जिसकी उनकी आंखें जो हैं चमक रही थी. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn a music. और म्यूज़िक मतलब इंडियन म्यूज़िक. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना है, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहुत रिच ट्रेडिशन है म्यूज़िक का, और वेस्ट से भी लोग आ रहे हैं इंडियन म्यूज़िक को सीखने के लिए. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is oftenly called, उनको oftenly खान साहब बोला जाता था, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. तो ये बताया जा रहा है कि in spite he had travelled all over the world, उनके लिए दो जगह जो हैं वो exceedingly fond of थे उन जगह के, मतलब बहुत ज़्यादा वो love करते थे इन जो दो जगहों को. Those were Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to had a Shehnai school in the USA. एक बार उनका एक स्टूडेंट जो था उन्होंने उनको बोला to had means to own a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. Replicating means making copy of. तो उनके स्टूडेंट ने बोला कि वो बनारस के जो टेम्पल्स हैं जिनके लिए वो बहुत फैसिनेटेड फील करते हैं, जो उनके लिए सबसे वंडरफुल चीज़ है, उन्होंने बोला कि आप अगर यहाँ पे USA में अगर आप शहनाई स्कूल ओपन अप करते हैं तो मैं यहाँ पे एक कॉपी ऑफ बनारस टेम्पल्स, मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा एटमॉस्फेयर ऐसा बना दूँगा, रिक्रिएट कर दूँगा बनारस के टेम्पल्स को यहाँ पे. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तो उन्होंने गंगा से जो अपना अटैचमेंट था उसको बाहर बताते हुए ये बोला कि क्या आप गंगा को भी ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं. लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं यर्न मतलब टू वॉन्ट, ठीक है. तो वो ये कह रहे हैं कि डिज़ायरिंग फॉर आई ऑलवेज कीप डिज़ायरिंग टू सी हिंदुस्तान. और जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा. और जब मैं मुंबई में हूँ तो मैं बनारस और होली गंगा को याद करता हूँ. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव. अब वो कहते हैं कि डुमराव के जो एक स्पेशलिटी थी मट्ठा की, उसको मैं मिस करता हूँ जब मैं बनारस में होता हूँ. मीन्स ही कांट स्टे विदाउट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज प्लेसेस. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Devote का मतलब होता है believing strongly in a religion and obeying its laws and following his practices. अब यहाँ पे बताया गया कि he is a perfect example, his life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. कैसे कि he was a devout Muslim, means he believed strongly in his religion, Muslim religion.
but he can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. This is the rich cultural heritage of India. कि एक मुस्लिम जो है, एक डिवोट मुस्लिम जो है, वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाते हैं और जो एवरी मॉर्निंग शहनाई वहाँ पे जाके प्ले करते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Prolonged means long time. एक long illness के बाद में on 21 August 2006 he passed away, means died. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. Mourning का मतलब होता है sadness. जैसे किसी की डेथ के बाद में मॉर्निंग के लिए टाइम रखा जाता है. It is not MOR, it is MOUR. I hope you would like the video. Please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon to get the upcoming notifications.